सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो डायपोल से एसोसिएटेड है, जिसमें हम लोग डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे और उसमें उसको अगेंस्ट द फील्ड घुमाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लोग डायपोल को अगेंस्ट द फील्ड घुमाते हैं तो उस समय हमें वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इसी एक्सप्रेशन को के साथ डील करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है जो यहाँ हमें समझ में आ रही है। तो इस यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप किसी डायपोल को प्लेस करते हो तो डायपोल घूम जाता है, और डायपोल घूमने के बाद अपने आप को सेट कर देता है। तो मान लो हमारे पास एक डायपोल है -q + q। तो इस डायपोल की अगर बात की जाए, ये डायपोल के लिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट हमने देखा है कि देयर इज अ डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लग रहा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डायपोल है वो अगेंस्ट द इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पोजीशन इस तरीके से हमें समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस किया जाता है तो डायपोल पे जो नेट फोर्स होती है वो एक्ट नहीं करती है, नेट फोर्स 0 एक्ट करती है। इस वजह से ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। आप ये कह सकते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसमें लीनियर मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और डायपोल जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट में रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इस पे एक टॉर्क लगती है जिसकी वजह से ये घूम जाता है, तो अपनी एक्सिस पे ये घूम जाता है। तो दैट टॉर्क वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे टॉर्क जो लगती है वो होती है PE sin ऑफ थीटा। तो इतनी टॉर्क लगती है इस पे जब भी आप किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में उस पे जो टॉर्क लगती है जिस वजह से वो घूम जाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, अब अगर मान लो ये इसकी अभी नेचुरल पोजीशन मान लीजिए, अब अगर आप इस डायपोल को अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड अगर इसको घुमाना चाहते हो तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगानी पड़ेगी जो कि इसी के बराबरी की होगी, और इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसे अगेंस्ट द फील्ड घुमाओगे आप। और जब भी आप इसको अगेंस्ट द फील्ड जैसे घुमा रहे हो आप विद सम एंगल के साथ, तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाने के कारण यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क होता है इस केस में रोटेशनल वर्क की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, रोटेशनल वर्क की बात कर रहे हैं, रोटेशनल वर्क। तो ये रोटेशनल वर्क क्या होता है? तो रोटेशनल वर्क होता है टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क इनटू थीटा। तो ये रोटेशनल वर्क है स्टूडेंट। तो रोटेशनल वर्क मतलब हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वर्क डन क्या होता है? लीनियर वर्क डन होता है फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं लगा सकते ये फॉर्मूला? बिकॉज यहाँ जो टॉर्क है, यहाँ जो यहाँ जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली जैसा जैसा एंगल चेंज होगा टॉर्क की मैग्नीट्यूड भी बदलती चली जाएगी। तो ये एक वेरिएबल टॉर्क है जो यहाँ लग रहा है। हमें तो चाहिए वर्क डन, और ये फॉर्मूला जो है ये कांस्टेंट टॉर्क के लिए अप्लाई होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? तो ऐसे केस में हम मान लेते इस डायपोल को एकदम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसे डिस्प्लेस करते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको एकदम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसे डिस्प्लेस किया हुआ है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये एंगल जो था ये अगर थीटा है तो हम मान लेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये डी थीटा मान लेते हैं। ओके, तो डी थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसे डिस्प्लेस कर दिया हमने डायपोल को। लेकिन एक चीज़ मार्क कीजिए स्टूडेंट, यहाँ हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वो अगेंस्ट द टॉर्क की बात करें। टॉर्क इधर लग रहा है, जो टॉर्क इसको घुमा रहा है वो टॉर्क
इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम इसको घुमाने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द रेस्टोरिंग टॉर्क। इसको रेस्टोरिंग टॉर्क के अगेंस्ट आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो घुमाने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो हम कहेंगे छोटे से डी थीटा एंगल के लिए घुमाने के लिए आपको एक छोटा सा वर्क करना पड़ रहा है और ये वर्क है आपका टाउ। आपने देखो भाई, आपने टॉर्क इस तरीके से लगाया, इस टाइप से एक्सटर्नल टॉर्क लगाई, जो एक्सटर्नल टॉर्क इसी के बराबर ही की होगी। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब है एक छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? बिकॉज वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो उस केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, टॉर्क भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो कॉस ऑफ 0 वुड बी 1। तो ये हमने ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हम तो छोटा सा वर्क डन नहीं चाहते स्टूडेंट, हम तो टोटल वर्क डन चाहते हैं। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ, किस पोजीशन के लिए चाहते हो? तो हम मान लेंगे कि हम इसको घुमाना चाहते हैं θ1 से θ2 के बीच में। अब θ2 क्या है, ये कोई भी पोजीशन हो सकती है इसकी। तो मान लेते हैं ये जो है ये छोटा सा वर्क डन है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, वर्क डन against the restoring torque from θ1 to θ2 is given by, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन 2 को। ये इक्वेशन 2 है, सॉरी। तो इस इक्वेशन 2 को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। फ्रॉम θ1 टू θ2 इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमें छोटे वर्क डन का बड़ा वर्क डन मिल जाएगा, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टाउ डी थीटा। और यहाँ पे अभी हम लोग जो बात करते हैं वो हो जाएगा स्टूडेंट पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। और अब हमें एक चीज़ पता है कि हम इसको θ1 से ले जा रहे हैं θ2 के लिए। तो θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है, दैट वर्क वी हैव मेंशन हियर। तो अब जो बात करेंगे, ये जो वर्क है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं P और E बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका। तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, अंदर में आएगा θ1 और ये आ गया θ2, यहाँ आ गया साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा। अब हमें पता है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस कॉस थीटा और यहाँ आपने लिख दिया θ1 से θ2। अब ये माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए आप। बाहर निकालने से ये ऐसे हो जाएगा और ये बन जाता है कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया वर्क। सो दिस इज वर्क, क्लियर। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू माइनस साइन आप अंदर ले जा सकते हो। अंदर ले जाने के बाद आपका इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस वर्क डन स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड in the form of energy called potential energy. तो ये वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिए कि हमें जनरली एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे हम लोग जिसे रेफरेंस मान सकते हैं। तो रेफरेंस मानने के लिए हम एक अजम्पशन यहाँ रखते हैं
रेफरेंस मतलब अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो किसी पॉइंट पे तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसके रिस्पेक्ट में आप उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग। अजम्पशन, तो अजम्पशन के हिसाब से चले, इट्स अ प्योर अजम्पशन। अजम्पशन के हिसाब से चलते हैं, हम मान लेते हैं कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को इस तरीके से प्लेस किया, -q और ये है आपका +q, तो इसका मतलब है इनिशियली डायपोल को आपने ऐसा रखा, मतलब इनिशियली θ1 की वैल्यू क्या हो गई, तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की अगर बात करें, जब थीटा है आपका 90 डिग्री, उस समय आपका वर्क क्या होगा, तो उस समय आपका वर्क हो जाएगा, दिस वर्क देन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप कहेंगे U। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PE cos ऑफ θ1 को हम लोग लिखेंगे 90 और माइनस कर देंगे cos ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू दैट θ2 को हम लोग लिख देते हैं थीटा, तो इसको हमने लिख दिया थीटा। तो इससे हमें समझ में आता है स्टूडेंट कि U हो जाएगा PE माइनस कॉस ऑफ थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं U इक्वल्स टू -PE कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकालते हैं स्टूडेंट, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट एनर्जी है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, जिसे आप लिख सकते हैं P डॉट E। तो ये है भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। जब भी आप इस डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्लियर व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आपका आया हुआ है, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी का। अब थोड़ी सी 2-4 बातें थोड़ी सी ध्यान में रखते हैं। अगर मान लो इसको आपने, इस डायपोल को जब आपने यहाँ प्लेस किया इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें पता है कि इस पे ये फील्ड एक फोर्स लगाएगी इस साइड पे, इस चार्ज पे इस साइड पे फोर्स लगाती है, जो कि इस वजह से ये गोल घूम जाता है। टॉर्क इस पे एक कपल एक्ट करती है और एक गोल घूम जाता है। अब फील्ड जो इस पे टॉर्क लगा रही है, वो इसको घुमा घुमा के अगर मान लो इस तरीके से कर दिया जाए, अब मान लो ये है आपकी फील्ड, और इस फील्ड में जो आपका डायपोल रखा गया है, उस पे फील्ड ने जो टॉर्क लगाया, कपल लगाया, जिसकी वजह से आपका डायपोल इस पोजीशन में आ गया, ये प्लस और ये है आपका माइनस। ओके, ये आपकी फील्ड। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस केस में फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है, इस केस में फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल जो है वो है 0 डिग्री। और इस वजह से इस केस में जो टॉर्क का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है PE sin थीटा, जिसे आप 0 लिख देंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे टॉर्क हो गई 0। तो जब ये डायपोल इस पोजीशन में रहता है तो उस समय टॉर्क भी 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि जब टॉर्क 0 हो गई, फोर्स तो पहले से ही 0 है और टॉर्क भी 0 हो गई, तो अब इस केस में ये वाला जो डायपोल है, ये पूरे तरीके से इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ ही साथ आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर रहा है, बिकॉज नेट टॉर्क भी 0 हो गई है। नेट फोर्स तो 0 थी, साथ ही साथ नेट टॉर्क भी 0 हो गई है, और इसी वजह से अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी मेंटेन कर रहा है। तो ऐसी केस में हम इसे कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब आपका जो डायपोल है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, जिसमें नेट फोर्स भी 0 हो गई है आपकी और नेट टॉर्क भी 0 हो गई है।
तो इसका मतलब ये है, नेट टॉर्क का मतलब है जो ये फील्ड इस पे टॉर्क लगा रही है वो भी ज़ीरो हो गया और इस वजह से ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। अब इस केस में से, अब इस पोजीशन में से अगर आपने हल्का सा भी इस डायपोल को डिस्प्लेस किया, हल्का सा भी इस डायपोल को इस पोजीशन पे डिस्प्लेस किया, इसको इस साइड पे डिस्प्लेस किया, इसको इस साइड में डिस्प्लेस किया, तो भी ये डायपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन करेगा। ठीक है, इसको अगर यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस किया आपने, हिला दिया इसको, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ये वाली जो पोजीशन है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, इसमें ये वापस चला जाएगा। क्लियर? तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, दिस पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं स्टूडेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आइए एक ऐसा ही केस देखते हैं कि अगर मान लो, से फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इस केस में इस तरीके की चीज़ होती कि आपका डायपोल, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, और यहाँ पे आपका डायपोल जो है वो इस तरीके से प्लेस किया गया। नाउ ओके, तो इस केस में क्या होता? अब भी देखिए, फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में इस बार जो एंगल बन रहा है आपका वो है 180 डिग्री का, वो है 180 डिग्री का इस केस में। तो द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री। तो आपका जो टॉर्क हो जाता है इस केस में वो होता है PE साइन ऑफ 180 डिग्री। तो भाई साइन ऑफ 180 फिर से आपको ज़ीरो ही देगा, मतलब इस केस में भी टॉर्क ज़ीरो हो रहा है, टॉर्क ज़ीरो इस केस में भी हो रहा है। तो मतलब ये वाली स्टेट में भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, साथ ही साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर रहा है डायपोल। लेकिन स्टूडेंट, लेकिन अगर आपने इस स्टेट में से अगर इसको डिस्प्लेस किया, अगर आपने इस केस में इस डायपोल को डिस्प्लेस करते हैं, ओके, स्लाइटली भी डिस्प्लेस करते हो, तो ये डायपोल जो होता है वापस इसी पोजीशन में ना आते हुए ये इस पोजीशन में चला जाता है। इस पोजीशन में मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चला जाएगा, ये इस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। तो कहने वाली बात ये है कि ये सेम पोजीशन को दोबारा रिटेन नहीं करेगा। इसको अगर आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस कंडीशन में से, तो ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा। तो ये वाली जो पोजीशन है जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन तो कर रहा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर इस केस में इसको आप डिस्टर्ब करते हो तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रिटेन करता है, ये वाली पोजीशन वापस लेके नहीं आता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो याद रखिए स्टूडेंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये पोजीशन, और ये जो पहले वाला हमने जो पढ़ा था ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान में रखते हैं, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम। तो जहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। सो ये जो टॉपिक था ये एक छोटा सा पार्ट था आपके डायपोल का, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये छोटे मोटे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आई होप इट इज़ क्लियर्ड।